हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट का 2019 का ये पेपर है लैंग्वेज 2। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पेपर 1 की लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हम लोग कल सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अपलोड हो चुका है वो क्लास, यानी कि अपलोडेड है वो क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुतालिक हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास 4th का टीचर है, वो तलबा को कौन से ऐसे मौजू पर आज़ादाना तौर पर हौसला अफजाई कर सकता है, कौन सा ऐसा मौजू होगा जिस पर वो आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है। ये क्वेश्चन है। पहला देखिए है यहाँ पे समाजी मसाइल से रिलेटेड कोई मौजू हो उस पर, या फिर एक कौमी सालमियत से, या फिर है ज़ाती ज़िंदगी से, या फिर है माहौलियाती मसाइल से। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा मौजू हो जिस पर जो बच्चा है वो आज़ादाना तौर पर लिख सके। वो कौन सा टॉपिक होगा? तो वो आपका हो जाएगा ज़ाती ज़िंदगी, यानी कि उसकी जो लाइफ है, जो वो अनुभव करता आ रहा है। अगर आप उससे कहेंगे कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी, यानी कि इससे रिलेटेड आप लिखो, तो वो आज़ादाना तौर पर लिखेगा। यानी कि उसे जो भी उसने अनुभव किया होगा, जो उसने एक्सपीरियंस किया होगा, वो उसे लिखेगा फ्रीली। उसमें कोई भी मतलब कि उसे याद नहीं किया है उसने, कुछ जो उसने अनुभव किया है वो लिख रहा है। यानी कि वो आज़ादाना तौर पर लिख पाएगा इस तरह के मौजू से, अगर इस तरह के मौजू आप उसे देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। मैं जितने भी आपको आंसर बता रही हूँ ये सभी ऑफिशियली आंसर की से ही मैच हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? कल जो हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको क्लियर करा था गैर रस्मी आमोजिश में कौन सी लैंग्वेज आती है और रस्मी आमोजिश में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर गैर रस्मी लिखा है तो इसमें हमेशा मादरी ज़बान आएगी, और मादरी ज़बान को ही पहली ज़बान कहते हैं। यहाँ पे पूछें कि ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। अगर यहाँ पे रस्मी आमोजिश लिखा होता तो रस्मी आमोजिश में आपका सेकेंड लैंग्वेज आती है, यानी कि जो आप सीखना चाहते हैं जो लैंग्वेज, वो आपका रस्मी आमोजिश में आती। लेकिन यहाँ पे है कि ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है, तो पहली ज़बान होती है शामिल। पहला यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ज़बान की तजुर्बा गाह, ठीक है। यानी कि ज़बान की तजुर्बा गाह मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज का क्लासरूम ही हुआ। तजुर्बा गाह यानी कि एक तरह से लैंग्वेज का क्लास हुआ। तो ये आपका गैर रस्मी आमोजिश में नहीं आएगा, ये आपका रस्मी आमोजिश में आ जाएगा। घर का माहौल, बच्चा मादरी ज़बान घर से सीखता है, घर के माहौल में रहकर सीखता है, जो कि पहली लैंग्वेज होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका घर का माहौल हो जाएगा। बाकी सभी आपका रस्मी आमोजिश माहौल में आएंगे, जैसे कि ज़बान का तरबीती मरकज़, ये भी एक तरह का क्लास है लैंग्वेज का, और स्कूल में क्लास होता है। तो ये सभी आपके जो तीनों दिए हैं ये सभी आपके रस्मी आमोजिश में आएंगे, लेकिन घर का माहौल, मादरी ज़बान, ये आपका गैर रस्मी आमोजिश में आता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में गैर रस्मी आमोजिश पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर है, टीचर बच्चे से कह रहा है जो तुमने कहानी पढ़ी उसको तुम दोबारा बयान करो। तो इस तरह से जो वो कह रहा है, इस तरह से टीचर क्या चीज़ जांच रहा है उस स्टूडेंट की, यानी कि उस तलबा की क्या चीज़ जांच रहा है। पहला है जहानत, क्या उसकी जहानत को, यानी कि उसके IQ लेवल को, इंटेलिजेंस को, या फिर उसकी समझ को, या फिर ऑप्शन तीसरा दिया है उसके तलफ़ुज़ को, यानी कि उसके प्रोनंसिएशन को, उसके उच्चारण को, या फिर उसके इमला को। इमला देखिए यहाँ पे इमला हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ उससे लिखवा नहीं रहा है जो वो देखे कि उसने सही स्पेलिंग लिखी है कि नहीं लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं होगा। ना ही उसके यानी कि तलफ़ुज़ को जांच रहा है, ना ही उसके जहानत को, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे उसकी समझ देख रहा है वो, कि उसने जो कहानी पढ़ी क्या उसने वो समझ के पढ़ी, क्या वो दोबारा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। यहाँ पे भी वो उसके समझ को जांच रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं।
डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं या डिस्फोरिया कहते हैं। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें क्वेश्चन था कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। अगर लिखने में दिक्कत या परेशानी हो रही है बच्चे को तो उसे हमेशा डिसग्राफिया कहेंगे। ठीक है, डिसग्राफिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्राफिया से आप हमेशा याद रखिएगा। ग्राफिया यानी कि लिखने में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को लिखने में दिक्कत आएगी। और डिसकैलकुलिया मतलब उसके मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट यानी कि कैलकुलेशन वगैरह में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है मैथ से रिलेटेड तो आपका डिसकैलकुलिया आएगा। यहाँ पे लिखने में दिक्कत थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है बल्कि ये भी अहम है। बल्कि क्या चीज़ अहम होती है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पढ़ने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि जो भी लिखा हुआ है, लिखे हुए यानी कि जो भी लिखा है आपने उसे अच्छे से रीड कर लिया, आपसे कहा ये पढ़ लो, आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसका मतलब क्या था, क्या इसकी मीनिंग है। तो इस तरह से पढ़ना क्या होता है, बेकार होता है। जो भी आप पढ़ें उसको समझ कर पढ़ें। यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन। देखिए, लिखे हुए मतन यानी कि जो छपा हुआ है उसकी अदायगी नहीं है बल्कि ये भी अहम है कि मतन के मायने समझे जाएं, यानी कि जो आप पढ़ें उसके मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। पढ़ने का असली मकसद यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बुक में लिखा है उस सब को आप समझ के पढ़ें। समझ में आने चाहिए चीज़ें कि इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चे की जो प्राइमरी जो मतलब कि बेसिक पढ़ाई होती है, फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की जो क्लास होते हैं उसमें बच्चों की मादरी ज़बान का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इब्तदाई दर्जात में कहा है कि जो शुरुआती क्लास होते हैं उसमें बच्चों की जो तालीम दी जाती है वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा है ये आपसे पूछ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है ये बताइए। पहला ऑप्शन है ताकि इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए। देखिए, इलाकाई ज़बानों को बढ़ाने के लिए अगर ये रूल होता तो यहाँ पे मादरी ज़बान के बजाय इलाकाई ज़बान यहाँ पे लिख देते, मादरी ज़बान ना लिखते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड क्या है, फितरी माहौल बेदार करने के लिए। या फिर थर्ड है बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चे कोई ज़बान ही नहीं सीख सकते। ऑप्शन फोर है कि बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फितरी माहौल बेदार करने के लिए, यानी कि जो नेचुरल फितरी माहौल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, जो इसका सेकंड जिस तरह से ये क्वेश्चन दो तरह से आता है मैंने आपको कल बताया था। तो कल जो पढ़ कराया था ये उसका उल्टा आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब यानी कि पहली क्लास की बुक है उसकी, यानी कि जो चलती हैं बुक्स, वो बुक्स में सबसे पहले नज़में हैं, फिर कहानियाँ हैं। इस तरह से वो बुक शुरू हो रही है। सबसे पहले नज़मों से, कहानियों से शुरू होती है और फिर उसके बाद हुरूफ तहजी आता है। तो मैंने आपको बताया था अगर हुरूफ तहजी सबसे पहले यानी कि निसाबी किताब हुरूफ तहजी से अगर शुरू होती है तब आपका आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले नज़मों से, कहानियों से शुरू होती है और फिर उसके बाद हुरूफ तहजी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़ नज़र को अपनाया गया है। बस आपसे ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। पहले अगर आपसे हुरूफ तहजी पूछा जाए कि शुरुआत हुरूफ तहजी से होती है और बाद में नज़में और कहानियाँ आती हैं, तब आपका आंसर हो जाता नीचे से ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा दे दिया कि शुरुआत हो रही है नज़मों और कहानियों से और बाद में हुरूफ तहजी आ रही है। तो इस तरह की अगर ये अंदाज़ है उस मतलब कि इस तरह से अगर वो बुक शुरू हो रही है तो इसमें कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? तो इसमें ऊपर से नीचे का अंदाज़ नज़र अपनाया गया है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है
पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं सीख सकते या बिल्कुल नहीं जानते, सीख नहीं सकते, जानते यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यानी कि पहली क्लास के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं जानते, ऐसा नहीं है, बच्चे जानते हैं इंग्लिश। यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। सेकेंड है यहाँ पे कि बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। फोर्थ है यहाँ पे कि बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे को शुरुआत यानी कि आप अल्फ़ाबेट सिखाते ही नहीं, उससे पहले ही आप उन्हें रटाना शुरू कर देते हैं बहुत से अल्फाज। पहले आप अल्फ़ाबेट्स बताएंगे, फिर 2 हरफ़ी, फिर 6 हरफ़ी, इस तरह से फिर वो कहीं जा कर के कुछ याद कर पाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 कि बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर के स्कूल आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पहली ज़बान होती है, जो मादरी ज़बान होती है, वो बच्चा क्या सीखता है, ऑप्शन 1, या नकल करता है या हासिल करता है। देखिए सीखता नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको होगी इन 2 ऑप्शन में, नकल करता है या हासिल करता है। तो बच्चा अर्जित करता है, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा, हासिल करता है। जो उसकी पहली ज़बान होती है, मादरी ज़बान, वो बच्चा हासिल करता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है, ठीक है। देखिए वसूल करना यानी कि क्या चीज़ आप अक्स कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी अक्सी महारत होती है वही चीज़ आपकी वसूल करने वाली महारत होगी। पहला यहाँ पे है सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, या पढ़ना और लिखना, या फिर है पढ़ना और बोलना। इसमें आप बताइए अक्सी महारत कौन सी है। तो सुनना और पढ़ना। सुनता है जब किसी को तो वो कुछ चीज़ें अक्स करता है, इनकी कुछ ना कुछ वो अक्स करता है, कोई नॉलेज अक्स करता है, किसी से कुछ बात कर रहा है तो उससे कुछ सीखा उसने, या सुना तो वो अक्स करा। तो सुनना और पढ़ना कैसी होती हैं, अक्सी महारत होती है, तो वही आपकी वसूल करने की महारत भी होती है। तो किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है, सुनना और पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। करेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं एक टीचर है, उसे सिफत पढ़ानी है, ठीक है। सिफत यानी कि एडजेक्टिव पढ़ानी है जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई होती है। तो यहाँ पे टीचर सिफत पढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चे को खड़ा करके कह रहा है कि कम से कम अपनी एक खूबी बयान करो। यानी कि कोई बच्चे कहेंगे कि सर मैं लंबा हूँ, सर मैं ऑनेस्ट हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बच्चे बोलेंगे, तब जा कर के वो बताएगा, मतलब कि बताएंगे, जो टीचर हैं वो बताएंगे कि यही होता है सिफत। ये सिफत क्या होता है, किसी की अच्छाई या बुराई। तो इस तरह से टीचर कर क्या रहा है, टीचर पहले क्या कर रहा है, पहले एग्जाम्पल दे रहा है और फिर वो रूल पे आ रहा है। यानी कि पहले एग्जाम्पल फिर वो रूल पे आ रहा है। तो इस तरह का मेथड कौन सा होता है, इस तरह का मेथड आपका आगमन विधि होती है, जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं इंग्लिश में, और इसी को उर्दू में कहते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा, ठीक है। इस्तिक़राई तरीक़ेकार, मैंने आपको इस्तिक़राई तरीक़ेकार, इस्तिख़राजी तरीक़ेकार, ये सभी पढ़ाया हुआ है चैनल पर, आप जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस्तिक़राई तरीक़ेकार में यही होता है कि सबसे पहले एग्जाम्पल देता है, फिर वो रूल पर आता है, यानी कि फिर वो बताएगा कि सिफत की ये मीनिंग होती है, सिफत ये होता है। पहले उसने एग्जाम्पल सेट किए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका इस्तिख़राजी तरीका, जिसमें पहले रूल बताए जाते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे कि मैथ में आपको पहले फॉर्मूले बताए जाते हैं कि ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, फिर आप क्या करते हैं, सॉल्व करना। पहले ही आप रूल बता देते हैं, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो मैथ अगर आए तो उसमें आपका इस्तिख़राजी तरीक़ेकार होता है। अगर आपसे पहले मतलब कि एग्जाम्पल फिर रूल, इस तरह का अगर कुछ है तो आपका इस्तिक़राई तरीक़ेकार होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर तो कर ही लेंगे। तो रस्मी माहौल में हमेशा सेकेंडरी लैंग्वेज, दूसरी ज़बान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दूसरी ज़बान सीखी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। उस्ताद नन्हे तुलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है क्योंकि। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे एक टीचर है,
वो पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाने के वक्त वो हकीकी अशिया का इस्तेमाल कर रहा है। हकीकी अशिया जैसे कि अगर वो पेड़ के बारे में पढ़ा रहा है, जड़ों के बारे में बता रहा है, तो वो दिखाएगा कि ये देखो ये जड़ें होती हैं, ये सेब है, ये बॉल है। हकीकी अशिया यानी कि हकीकी सामान का इस्तेमाल करते हुए एक टीचर पढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है क्यों। पहला ऑप्शन है, हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि सिर्फ हम अशिया यानी कि सामान की मदद से ही उन्हें नए अल्फाज बता सकते हैं। तो सिर्फ अगर आ जाए कहीं पे आप क्रॉस कर दीजिएगा। केवल ये नहीं होता कि सिर्फ हम इसी से, बाकी भी मेथड होते हैं, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं। क्या ये तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होंगे? क्या अशिया दिखाने से बच्चा उच्चारण सीखता है, बच्चा का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाता है? नहीं। अगर आपको बच्चे का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है तो आपको उनको ऑडियो सुनानी होगी, या आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे तब वो सुनेंगे। तो यहाँ पे तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन बिल्कुल नहीं होता अशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है कि तुलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है कि बच्चा जो चीज़ देखता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा के पढ़ाऊँ कि ये होता है जड़ें, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको वो चीज़ ध्यान रहेगी कि हमने देखा था। अगर आपको वो चीज़ हम पढ़ा दें कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आप इतना नहीं ध्यान रख पाएंगे। हर बच्चे में यही क्वालिटी होती है कि अगर उसे कुछ चीज़ दिखा रहे हैं तो वो ईजी यानी कि वो ईज़िली समझ जाएगा, वो रिलेट कर पाएगा रियल लाइफ में कि अच्छा ये चीज़ बताई गई थी। नहीं तो बुकों में बहुत कुछ लिखा होता है, तो सब चीज़ बच्चा पढ़ के स्किप कर देता है, चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं समझ में आती। लेकिन अगर आप उसे हकीकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ दिखाते हैं कि ये होता है, तो वो हमेशा याद रखता है, वो उसे रिलेट करके पढ़ता है। यही ऑप्शन थर्ड कह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि। यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज की दरसियात में अदब यानी कि लिटरेचर को शामिल करना चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन है, ये मुस्तनन ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है, या फिर ये तुलबा को तनकीदी गौर फ़िक्र का मालिक बनाता है, या फिर ये तुलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है यानी कि सहायक होता है, या फिर ये नए अल्फाज को सीखने में तुलबा के लिए मुआविन होता है। यहाँ पे ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कि ये मुस्तनद यानी कि ऑथेंटिक ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है। जो अदब शामिल करते हैं, ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप ऑथेंटिक लैंग्वेज की आप तदरीस और उसे सीख सकेंगे, यानी कि आप उसे पढ़ा सकेंगे और सीख सकेंगे। लैंग्वेज की लिटरेचर ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे, यानी कि लैंग्वेज की क्लास में कहानी सुनाने की एक अहमियत होती है क्योंकि इससे। पहला ऑप्शन है, इखलाकियात की तालीम होती है, या फिर तफरी का दिलचस्प माखज़ है। तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। कहीं पर भी आए कि उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, बोझ कम हो जाता है, या फिर टाइम की बचत हो जाती है। इस तरह से अगर ऑप्शन आपको दिखते हैं तो वो कभी भी सही नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या है, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। अकॉर्डिंग टू सीटेट, मतलब कि सीटेट ने जो आंसर माना है इस क्वेश्चन का, वो माना है ऑप्शन 4 की ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने इसका आंसर ऑप्शन 4 ही माना है। ओके, तो ये पेपर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें भी उर्दू को पढ़ना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।